हेलो स्टूडेंट्स। आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम आज खत्म हुआ। टर्म वन और टर्म टू जो दोनों ही क्वेश्चन पेपर थे बहुत ही आसान थे। अगर लोगों ने पिछला 2 महीना अच्छे तरीके से तैयारी किया होगा, ठीक है, पिछला 2 महीना अच्छे तरीके से तैयारी किया होगा, या लोगों ने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज या मैंने जो प्लेलिस्ट बताया हुआ था उसमें अगर लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, वीडियोस देखा होगा, तो वो लोग बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन मैंने दिया उससे कितना क्वेश्चन आया या नहीं आया, या वो फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टर्म वन जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, टर्म वन की जो क्वेश्चन पेपर था जो 35 MCQ था, उसको हम लोग यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सा MCQ हमारा किस किस MCQ का कौन कौन सा सही आंसर होगा। MCQ बहुत ही आसान था। जिन लोगों ने पिछले साल कंपार्टमेंट जो एग्जाम हुआ था, है ना, पिछले बार तो फाइनल एग्जाम हुआ नहीं था, तो कंपार्टमेंट जो एग्जाम हुआ था उसका जो 35 MCQ जिन लोगों ने पढ़ा, और पिछला 5-6 साल का जिन लोगों ने MCQ पढ़ा होगा क्वेश्चन बैंक से, वो लोग बहुत आसानी से जो है 30+ जो है आसानी से बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। जिन लोगों ने काफी लंबे समय तक ट्यूशंस किया होगा, कहीं कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, काफी कंसेप्चुअली पढ़ा होगा, तो वो लोग उसका आंसर दे सकते थे, यानी कि 35 में 35 लाया जा सकता था। इस तरह का क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन कहलाता है? तो सही आंसर जब होगा वो होगा थ्री। सही आंसर होगा थ्री, दैट इज सी, सी लैंग्वेज का। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेन क्या है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, अगर कोई फंक्शन रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है तो इसका रिटर्न टाइप में आप क्या लिखेंगे? ठीक है, यानी नो रिटर्न टाइप। तो नो रिटर्न टाइप के लिए इस्तेमाल होता है आपका वॉइड। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। ये तो डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट जिसको कि हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं, इसका सही आंसर होगा लिटरल्स। लिटरल्स वो डेटा आइटम होता है जो प्रोग्राम रन करने के दौरान अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बैकस्लैश ए का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल होता है ऑडिबल साउंड या ऑडिबल बेल। ठीक है, तो देखिए इसका भी मिलान अगर आप करना चाहे तो आप जाकर के अपने टेक्स्ट बुक में जाकर के मिलान कर सकते हैं इन सभी आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल। देखिए कैरेक्टर लिटरल यानी कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट किसको कहते हैं? सिंगल कोट्स के भीतर सिंगल कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट या कैरेक्टर लिटरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वैलिड होगा कैरेक्टर लिटरल्स वो तो ये होगा, दैट इज 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इन सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो जो लोग थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग किए होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, बेसिक चीज भी पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग का, तो उनको बताया जाता था कि कमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट कौन होता है? ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, प्री फिक्स इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले, पहले क्या? पहले उसको बदलो, है ना। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा चेंज देन यूज, है ना। पहले आप चेंज कर लो और चेंज किया हुआ वैल्यू को क्या करो? इस्तेमाल करो। ठीक है, तो इसका होगा ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो होल्ड्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इसका होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इंटू प्लस प्लस जे पैरेंथेसिस में फिर मॉड 6 है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दो चीजें, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आप तो मालूम है ना। तो यहाँ इंटू भी है और यहाँ पर प्लस प्लस भी है। तो आप जानते हो कि प्लस प्लस का जो प्रियोरिटी होता है वो पहले होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 5 इंटू, है ना, प्लस प्लस जे। तो जे का वैल्यू क्या दिया हुआ? 5 दिया हुआ है, तो प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, 5 का वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मॉड क्या? मॉड 6। अब यहाँ 6 5 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 मॉड 6, यानी कि अगर आप 30 को 6 से डिवाइड करो, है ना, 6 से डिवाइड करो तो क्या हो गया? ये रिमाइंडर कितना? 0। और आप जानते हो कि ये जो मॉड क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर क्या? 0। तो सही आंसर होगा 2।
क्वेश्चन नंबर 11, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है? तो लॉजिकल ऑपरेटर का सेट ये 3 वाला है ना, एंड और नॉट। क्वेश्चन नंबर 12, सी प्लस प्लस में एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बताना है आपको कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 int i इक्वल टू 1, यानी i के वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है? i के वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है। i इज लेस देन 10, लेस देन 10। अब यहाँ इक्वल टू है कि नहीं, थोड़ा सा मुझको यहाँ असमंजस सा है, ठीक है, इक्वल टू है कि नहीं, ठीक है, चलिए मान लीजिए इक्वल टू है भी, मान लीजिए, ठीक है, तो i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक। अब फिर क्या बोलता है यहाँ पर, i प्लस प्लस, ठीक है, कि i का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, i का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, है ना, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इक्वल टू है कि नहीं, लेकिन देखिए क्या, देखिए आप यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये फॉर लूप है, यहाँ पूरा सारा कुछ लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और चेंज, और सेमीकोलन जो यहाँ लगा हुआ तो उसको मान लो सेमीकोलन यहाँ ली थी। ये जो है ना, ये कहलाएगा बॉडी, ठीक है, यानी लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार ये इम्पिटी स्टेटमेंट काम करेगा। लेकिन आपका आई का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो आई का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। प्रिंट इसलिए नहीं करेगा कि ये जो है ना, ये इसका बॉडी है ना कि ये बॉडी है, ये लाइन तो इसके नीचे है, ठीक है, सी आउट आई। तो कंडीशन कब फॉल्स होगा, कंडीशन तब फॉल्स होगा जब आई का वैल्यू बढ़ करके 11 होगा, ठीक है। कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब आई का वैल्यू बढ़ करके 11 होगा। तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तब इस बॉडी से आप नीचे उतरोगे, है ना, और आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू 11 प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझको कंफ्यूजन है, अगर यहाँ पर ये अच्छा से स्कैन होकर के मेरे पास आया नहीं है क्वेश्चन पेपर, अगर यहाँ इक्वल टू रहा, यहाँ पर अगर इक्वल टू रहा हम लोगों का तो आंसर 11, और अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहा तो यहाँ पर आंसर 10 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेना, मैंने दोनों बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास स्कैन होकर के नहीं आया है, तो ये बोल दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर इक्वल टू ना लेस देन इक्वल टू 10 है तो आंसर 11, और अगर यहाँ ये इक्वल टू साइन नहीं है, केवल लेस देन 10 है, तब आंसर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। ये नहीं सोचना कि 1 to 10 प्रिंट करेगा, 1 to 10 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान देना था, दिस इज अ बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखा था, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डू व्हाइल लूप किस प्रकार का लूप है? तो डू व्हाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, सॉरी ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है ना, एग्जिट कंट्रोल लूप है। यहाँ पर मैंने बोला कुछ, लिखा कुछ और बोल कुछ और रहे हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो डू व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्वेश्चन नंबर 15 इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, तो इसका सही आंसर होगा कंपेयर टू स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखिए दो ऑपरेटर होता है, एक होता है इंसर्शन और एक होता है आपका एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, इंसर्शन जो सी आउट के साथ लगता है, ठीक है, यानी ये वाला, और एक्सट्रैक्शन जो कि सी इन के साथ लगता है, यानी ये वाला। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन पूछा है तो सी इन के साथ जो लगता है वो आंसर होगा ये 4। विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर, लूप कौन सा नहीं है, व्हाइल लूप तो होता है, फॉर लूप होता है, डू व्हाइल होता है, ये नहीं होता है रिपीट अंटिल। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का फीचर कौन सा नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन तो होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कोई फीचर नहीं होता है सी प्लस प्लस का। क्वेश्चन नंबर 19, उप का फुल फॉर्म बताना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, आप सभी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल, ये किसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्शन का, कि एब्स्ट्रैक्शन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल, एब्स्ट्रैक्शन या डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्लास रिप्रेजेंट, क्लास रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जैसे बोल दिए कि अगर हम लोग बोले कि बर्ड इज अ क्लास, तो उसके अंदर वो सारे चीज आ जाएंगे ना, एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जो उड़ते हैं, है ना, बर्ड, बर्ड मतलब जो है चिड़िया, वो क्लास हो गया, तो उस क्लास में वो सारे जंतु आ जाएंगे जो उड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, क्लास इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इंप्लीमेंट, इनकैप्सुलेशन के द्वारा क्या इंप्लीमेंट होता है, तो इनकैप्सुलेशन के द्वारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होता है, ठीक है।
कैसे? तो आप कह सकते हो ना कि क्लास जो है वो क्लास के जरिए आप डेटा और फंक्शन को एक जगह इकट्ठा करते हो, इस इकट्ठा करने को इनकैप्सुलेशन करते हो। तो डाटा और फंक्शन एक जगह इकट्ठा हो रहा है, यानी कि एक बाइंड करके एक जगह हम कुछ चीजों को छुपाने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन इज अपर, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी टाइप डॉट एच, यानी कैरेक्टर है ना, सी फॉर कैरेक्टर। तो इज अपर फंक्शन का काम होता है, इज अपर फंक्शन का काम ये होता है कि कोई भी अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास कराते हैं, अगर वो लोअर केस में है तो उसको अपर केस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू क्लास मेंबर। क्लास एक्सेस कंट्रोल के लिए कौन सा यहाँ पर कीवर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लास के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल है, तो इसका सही आंसर होगा आपका प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्लास सपोर्ट उफ फीचर, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन कौन से फीचर को सपोर्ट करता है? क्लास सपोर्ट उफ फीचर, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हेडिंग, ठीक है। अब क्लास सपोर्ट उप फीचर, तो क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर जो है ये सभी होगा, ठीक है। इनकैप्सुलेशन तो खैर है ही, क्लास के अंदर डेटा हेडिंग भी है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड करके, मतलब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करके डेटा हाइड भी करते हो, अब्स्ट्रैक्शन तो खैर है ही, तो इसका सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर क्या होते हैं? अगर आपने को भी एक्सेस है ना, एक्सेस मोड कुछ भी नहीं लिखा है तो वो क्या माना जाता है, वो प्राइवेट माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा स्टैटिक, है ना। तो स्टैटिक डेटा मेंबर वो होता है जिसको उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब क्लास डेफिनेशन एंड्स विद, क्लास का डेफिनेशन कैसे एंड होता है, तो आप तो जानते हो सेमीकोलन से, है ना, क्लास को पूरा लिखने के बाद अंत में सेमीकोलन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बेस क्लास क्या होता है? बेस क्लास एक नॉर्मल क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ क्लास नीड्स टू डेराइव फ्रॉम बी, बी से ए निकलने वाला है, ठीक है, तो बी क्या हो गया, बी से ए निकल फ्रॉम अ क्लास बी, तो ये कहलाएगा मेरा क्या, बेस क्लास। और ये ए क्या कहलाएगा, ये मेरा डेराइव्ड क्लास। तो डेराइव्ड क्लास को ऐसे लिखना, क्लास ए, ठीक है, क्लास ए एक डेराइव्ड क्लास है जो कि किससे निकल रहा है, जो कि बी क्लास से निकल रहा है, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा, इसका सही आंसर 1 होगा कि ए डेराइव्ड क्लास है जो कि बेस क्लास बी से निकल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, इसका सही आंसर होगा ना तो कंस्ट्रक्टर ना तो डिस्ट्रक्टर, बोथ 1 and 2, इन दोनों को आप जो है इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डेराइव्ड क्लास। प्राइवेट इनहेरिटेंस में यानी विजिबिलिटी मोड अगर प्राइवेट है तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर बेस क्लास का डेराइव्ड क्लास में कैसे इस्तेमाल होगा? तो प्राइवेट बोल दिए तो सब चीज प्राइवेट हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है वो भी प्राइवेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व्ड, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के डेफिनेशन में ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, अ कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट, ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो आर्गुमेंट ना लेता उसको कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आगे चलते हैं 35, लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टर से सवाल है। डिस्ट्रक्टर कैन हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका डिस्ट्रक्टर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो इट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, बिल्कुल सही। इट्स नेम इज प्रेसिडेड बाय टिल्ड साइन, बिल्कुल सही। इट हैज नो रिटर्न टाइप, बिल्कुल सही, इसका होगा ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान था, मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसा था जो थोड़ा सा घुमाने वाला था, ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी था। आप लोग अब देख लीजिए कि आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने पिछले साल का कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था, या जितना भी 5-6 साल का जो भी एमसीक्यू था उसका प्रैक्टिस किया था, वो लोग आप लोग देखिए तो सब कुछ वैसा ही आया है। और एक चीज आप लोग और गौर कीजिएगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस आया है वो किससे आया है? वो ओनली और ओनली प्रोग्रामिंग से आया है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, जितना भी क्वेश्चंस आपका है वो केवल और केवल किससे है? वो केवल केवल प्रोग्रामिंग से है। तो मेरा भी यही कहना था, लगभग लास्ट टाइम भी हम बता रहे थे कि ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस जरूर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि और भी जो दूसरा हम लोग का यूनिट था उससे सवाल पूछा गया, कंप्लीटली प्रोग्रामिंग से पूछा गया था, बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन था। ओवरव्यू सी प्लस प्लस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उप,
इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, इन चैप्टर से सारा एमसीक्यू हम लोग का था। बाकी उधर ना तो डेटा स्ट्रक्चर से कोई सवाल था, ना तो आपका डेटाबेस से था, ना तो नेटवर्किंग से था, बाकी किसी से नहीं था। ठीक है, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो किस पर आप देखना चाहेंगे कंप्यूटर का, ठीक है, वो मुझको कमेंट के द्वारा बताइएगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना कितना सही किया। थैंक यू।